हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पार्ट जो चैप्टर 4 था उसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 जो हमारा विदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर को लेकर था, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को लेकर डिस्कस किया। हमने समझा कि विदरिंग क्या होती है, फिजिकल विदरिंग क्या है, केमिकल विदरिंग क्या है, मास मूवमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन से एजेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ग्राउंड वाटर फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसी के साथ हम लोगों ने स्प्रिंग्स एंड वेल्स के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि रनिंग वाटर जो है, यानी कि स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नदियों को लेकर कि किस तरीके से जो रिवर्स हैं उसके थ्रू जो रनिंग वाटर है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं। जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस कोर्स का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 5 है लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ अ रिवर सिस्टम। पहले बात करेंगे रिवर सिस्टम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। व्हेन रेन फॉल्स, part of it sinks into the ground, some is evaporated back into the atmosphere and the rest runs off as rivulets, brooks, streams and tributaries of rivers that flow down to the sea। यही जो सेम कंसेप्ट है या जो आप कह सकते हैं ये सेम लाइंस हैं, ये हम पिछले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि जब बारिश पड़ती है तो क्या है कि कुछ जो पानी है वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड में सिंक हो जाएगा, यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर बन जाएगा वो। ठीक है, ये हमने बात की थी। इसके बाद कुछ पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इवेपोरेट हो सकता है या फिर वो बाय द एब्जॉर्ब, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद हो सकता है थ्रू ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है वो वो फ्लो करेगा एज अ रन ऑफ, या जिसको लेकर हमने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, दैट इज सरफेस रन ऑफ। ठीक है, कि वो सरफेस के ऊपर क्या करेगा, पानी फ्लो करेगा। ठीक है, वो फ्लो कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिवलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ब्रूक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। ये लगभग आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका पैटर्न सेम है। थोड़ा साइज वगैरह जो छोटा होता है उनको रिवलेट्स, ब्रूक्स वगैरह बोला जाता है। ठीक है, जो बड़ा है उनको ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर बोला जाता है। यानी कि किसी भी नदी में, कोई बड़ी अगर नदी है उसमें अगर कोई छोटी नदियां आके मिलती हैं, ठीक है, जो उनकी सहायक नदियां कहलाती हैं, उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, दिस रनिंग वाटर फॉर्म्स अ पोटेंट एजेंट फॉर डिन्यूडिंग द अर्थ्स सरफेस। ये जो रनिंग वाटर है ये अर्थ की सरफेस को डिन्यूड करने के लिए, डिन्यूड का मतलब मैंने आपको बताया है क्या है और यहां पर भी दिया गया है। देखिए, डिन्यूडेशन इज द जनरल लोवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस को क्या कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काट रहा है। ठीक है, या छोटा कर रहा है। ठीक है, उसको बोला जाता है डिन्यूडेशन। तो ये रनिंग वाटर जो है ये एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट एजेंट है। पोटेंट मतलब आप कह सकते हैं कि कैपेबल एजेंट है जिसके थ्रू अर्थ की सरफेस का डिन्यूडेशन होगा। ठीक, दिस टेक्स प्लेस बिकॉज सच एजेंट्स ऑफ इरोजन्स, जैसे कि रिवर्स, आइस, विंड एंड वेव्स वियर अवे द रॉक्स एंड ट्रांसपोर्ट द इरोडेड डेब्रिस टू द लोअर लैंड एंड राइट डाउन टू द सी। ठीक है, डिन्यूडेशन कैसे होता है ये हमने पहले भी बात की हुई है कि डिन्यूडेशन जनरली जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है, ठीक है, और वो क्या क्या हो सकते हैं, वो बहुत सारे हैं, जैसे कि रिवर्स है, आइस हो सकती है, विंड है, वेव्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये रॉक्स को वियर अवे करते हैं। हमने विदरिंग की बात करी है। ठीक है, विदरिंग से मतलब वियर अवे हो गया। इसके बाद हमने बात करी कि जो इरोजन हो रहा है उसको ये क्या कर रहे हैं, इरोडेड मटेरियल को ये अपने साथ बहा के ले जा रहे हैं। यही बेसिकली मेन काम है रनिंग वाटर का, कि वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमने एक फेज और बात की थी जो था डिपोजिशन, कि कहीं पर जाके ये जो इस तरीके के इरोडेड डेब्रिस है उसको ले जाके कहीं पर इकट्ठा करेंगे, कहीं पर एक्यूमुलेट होगा वो, या तो वो लोअर लैंड में हो सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि इस तरीके से है। ठीक है, नदी इस फ्लो में अगर नदी बह रही है तो यहां से अगर मान लीजिए वो डेब्रिस कलेक्ट करके रिवर्स अपने साथ ला रही है, तो हो सकता है कि जहां पर स्लोप कम है वहां पर वो उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि लोअर लैंड में। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको अपने साथ बहाते हुए पूरा समुद्र तक ले जाए, क्योंकि नदी तो जाके समुद्र में मिलेगी, तो समुद्र में भी ले जा सकती है। ठीक है, बट इरोजन कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस द रॉक्स आर फर्स्ट वीकेंड और शैटर्ड बाय एक्सपोजर टू द एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी हमने बात की है कि इरोजन का मतलब क्या है। इरोजन का मतलब तो एक तरीके से कैरी करना है। ठीक है, इरोजन बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
ठीक है। और उससे पहले क्या है कि विदरिंग होनी जरूरी है, जो रॉक्स हैं वो पहले वीकेंड होने चाहिए, शैटर्ड होने चाहिए, ठीक। और वो कैसे होंगे कि रेन, फ्रॉस्ट एंड विंड वेदर द रॉक्स सो दैट दे कैन बी इरोडेड मोर इजीली, ठीक है। पहले उनकी विदरिंग होगी। विदरिंग का मतलब हम लोगों ने बताया है कि रॉक्स क्या होंगे कि इस तरीके के एजेंट्स के साथ वो एक्सपोज होंगे, जैसे कि रेन है, फ्रॉस्ट है, विंड है। उससे पहले रॉक्स की विदरिंग होगी, उसके बाद इरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन, ठीक है। ये 4 फेजेस आपको जो है ध्यान रखने हैं, और ये फेजेस एक के बाद एक होंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बोला था आपको, ये चारों के चारों फेजेस जो है वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे, एक के बाद एक सब्सिक्वेंट फेजेस हैं ये, ठीक। पहले विदरिंग, फिर इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद डिपोजिशन। अब इसके बाद देखिए, अनलाइक ग्लेशियर्स एंड स्नो विच आर कन्फाइंड टू द कोल्ड एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स, waves which act only on the coastlines, winds which are only efficient in deserts, the effect of running water is felt all over the globe wherever water is present, ठीक है। हमने यहां पर बेसिकली इरोजन के, आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के 4 एजेंट्स की बात करी है। कौन कौन से हैं वो 4 जो हमने यहां ऊपर बात करी है? रिवर्स है, आइस है, विंड है और वेव्स है, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स और स्नो है, ठीक है, यानी कि जो कह सकते हैं आप आइस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ठंडे इलाकों में ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आइस आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ग्लेशियर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, या तो वो कोल्ड में मिलेंगे और आपके जो टेम्परेट लैटिट्यूड है वहां पर मिलेंगे, ठीक। वेव्स भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वेव्स कहां से बनती है? जो समुद्र की सतह है वहीं पर वेव्स बनेगी, ऑन दी सर्फेस ऑफ द ओशियन या सर्फेस ऑफ द सी। तो वो आपको वेव्स मिलेगी कहां पर? सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन में, यानी कि जो समुद्री तट है वहां पर, ठीक। विंड्स जो है वो भी हमारी एक बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि मेजर जो हमारा डिन्यूटिंग एजेंट है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली होती है डेजर्ट्स में, जहां पर हम लोगों ने अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के टाइम पर भी बात करी है कि जिस तरीके से हमारे डेजर्ट्स में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, जो सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं, जो बर्चांस वगैरह बनते हैं, वहां पर मेजर हमने देखा है कि विंड का रोल है, ठीक है। तो ये 3 तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आइस और स्नो आपका हो गया, ये सिर्फ आपको कोल्ड और टेम्परेट लैटिट्यूड में मिलेंगे। वेव्स जो है आपको कोस्टलाइन में मिलेंगी, और वेव्स जो आपका विंड है ये आपकी मेजर कहां पर काम कर रही है? डेजर्ट में। लेकिन इसी के अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो जो रनिंग वाटर है वो हमें कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होगा, जहां पर भी वाटर बह रहा है, वो किसी भी लैटिट्यूड में हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि रनिंग वाटर इज दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन। तो इसीलिए रनिंग वाटर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिन्यूडेशन का एजेंट। कहीं पर भी पाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमने बात करी है स्नो की, या हमने बात करी है जो वेव्स की, हमने जो बात करी है विंड की, वो हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है वो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रनिंग वाटर का इफेक्ट हमें हर जगह देखने को मिल सकता है जहां पर भी वाटर प्रेजेंट हो, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवर को लेकर। अब हमें पता लग गया कि रिवर जो है या रनिंग वाटर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट है डिन्यूडेशन का। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि रिवर आएगी कहां से। द सोर्स ऑफ अ रिवर मे बी अ स्प्रिंग। हम लोगों ने स्प्रिंग में बात की है कल के लेक्चर में कि स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है। जहां पर हमारा वाटर टेबल जो है वो सरफेस से मिल जाएगा, वहां पर क्या है? स्प्रिंग, पानी यानी कि अंदर से बाहर आ जाएगा, दैट इज स्प्रिंग, ठीक है। लेक भी हो सकता है कोई, या कोई मार्शी एरिया भी हो सकता है, बट इट इज जनरली इन एन अपलैंड रीजन। मेजर कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये किसी भी फॉर्म से रिवर जो है वो ओरिजिनेट कर सकती है, लेकिन वो अपलैंड रीजन होगा। अपलैंड रीजन का मतलब है एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर होगा, वहां से जो है रिवर निकलेगी, ठीक है। जहां पर प्रेसिपिटेशन क्या है? हाई हैवीएस्ट है, यानी कि प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रेसिपिटेशन कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ स्नो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक। एक तो ये कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन जो दी गई है कि वेयर देयर इज अ स्लोप डाउन विच द रन ऑफ कैन फ्लो, ठीक है। कि अब मान लीजिए ऊपर आपका कोई अपलैंड रीजन तो है, ठीक, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है, लेकिन अगर वहां पर कोई इस तरीके का स्लोप अगर नहीं है तो रन ऑफ होगा ही नहीं, तो फिर नदी नहीं बन पाएगी। वहां पर फिर क्या बन जाएगा? वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेक बन सकता है, लेक बन सकता है, लेकिन वहां पर नदी नहीं बनेगी। नदी होने के लिए ये तीनों कंडीशन होनी जरूरी है। एक तो अपलैंड रीजन होना चाहिए, दूसरा यह है कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं स्लोप होना चाहिए, तभी वो नदी जो है फ्लो कर सके। इसीलिए यहां पर 2 टर्म्स दिए गए हैं। वो 2 टर्म्स क्या है कि वो लिखा गया है कि अपलैंड्स देयरफॉर फॉर्म द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स
and the crest of the mountains is the divide or watershed from which streams flow down the slopes on both sides to begin their journey to the oceans। ठीक है, मतलब ये दो वर्ड जो आपको पता होने चाहिए, एक है कैचमेंट एरिया और दूसरा है, इसको बोला जाता है वाटर डिवाइड या वाटरशेड। ठीक है, ये दोनों एरियाज में आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूं पहले कि ये कैचमेंट एरिया और वाटर डिवाइड या फिर वाटरशेड क्या होता है। ठीक है, ये देखिए यहां पर हम इसको समझेंगे। ये जो हमारी इस तरीके से ब्रॉड लाइंस बनी हुई है ये रिवर्स है, मतलब ये मेजर रिवर की स्ट्रीम्स है। ठीक, अब स्ट्रीम्स ऑफ रिवर में आप देख सकते हैं कि ये जितना भी पहाड़ी इलाका है, अगर यहां पर बारिश पड़ती है, ठीक है, सपोज कर लीजिए इस पहाड़ी इलाके में यहां पर जो थोड़ा सा प्लेन रीजन है, यहां पर बारिश पड़ रही है, यहां पर बारिश पड़ रही है, यहां पर बारिश पड़ रही है। ठीक, अब बारिश जहां पर भी पड़ेगी तो वहां से जो हाई लेवल लैंड है वहां से पानी इस तरफ को जाएगा। ठीक है, यहां का पानी कहां जाएगा, इस नदी में मिल जाएगा जो ये वाली रिवर है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, इस वाले का पानी इसमें मिल जाएगा, इसका पानी जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ पाए, यानी कि ये वाला जो रीजन है, यानी कि जहां पर पानी पड़ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं ये कैसा रीजन है, दिस इज एन अपलैंड। ठीक, ये एक अपलैंड है, यहां पर भी एक अपलैंड आप कह सकते हैं, आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि जिस भी रीजन में प्रेसिपिटेशन हो रहा है और वहां से जो पानी उस नदी में जा रहा है, किसी भी नदी में वो जा सकता है, ठीक, तो वो कहलाता है उस नदी का कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं, कैचमेंट वर्ड जो है वो बना है कैच से। कैच का मतलब है कि कितने एरिया का पानी जो है उस नदी में कैच हो रहा है। ठीक है, कैच का मतलब आप समझ सकते हैं, कैच का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में समझें, जैसे कि क्रिकेट में होता है, कैच होता है, क्या होता है कि बॉल ऊपर से किसी के हाथ में आ जाती है, दैट इज कैच। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज वही है कि जो पानी है वो पूरा का पूरा इकट्ठा होकर एक नदी में आ जा रहा है। ठीक है, एक नदी में इस पूरे के पूरे एरिया का जो पानी है वो इस नदी में इकट्ठा हो जा रहा है, इस पूरे के पूरे एरिया का पानी इस नदी में इकट्ठा हो रहा है, इस पूरे के पूरे और इस पूरे के पूरे एरिया का पानी जो पानी है वो इस नदी में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम द कैचमेंट ऑफ दिस रिवर, दिस एरिया विल बिकम द कैचमेंट ऑफ दिस रिवर एंड दिस एरिया विल बिकम द कैचमेंट ऑफ दिस रिवर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। ठीक, ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ड्रेनेज एरिया ये नहीं, ड्रेनेज बेसिन ये नहीं होता। ड्रेनेज बेसिन ये होता है कि कितने एरिया से रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। कैचमेंट एरिया वो है कि जितने एरिया से पानी आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हिल्स होंगे, यानी कि जहां से पानी आ रहा है, कोई वैली हो सकती है जहां से पानी आ रहा है। ठीक है, वो सारा का सारा पानी जो भी नदी में जा रहा है दैट बिकम्स इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक हो गया, ये बात आप पहला टर्म समझ गए कैचमेंट एरिया क्या है। मैं आपको दूसरा टर्म समझाता हूं जो है वाटरशेड या वाटर डिवाइड। ठीक, देखिए ये है, ठीक है, इसको समझिए। ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी में बीच में इस तरीके से एक दीवार है। दीवार क्या कह सकते हैं, मतलब इसका एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब टॉप पोर्शन है। ठीक, अब यहां पर जो भी नदी है, ये नदी इस तरफ को बहेगी, जिस तरीके से ये बह रही है ऐसे। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी मतलब ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, ये नदी यहां को बह रही है। यहां से कोई नदी अगर ओरिजिनेट होती है तो वो इस तरफ को बहेगी ऐसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच की एक लाइन है जिसको बोला जा रहा है वाटर डिवाइड या ड्रेनेज डिवाइड। ठीक है, इसको ड्रेनेज डिवाइड भी बोला जाता है, इसको वाटर डिवाइड भी बोला जाता है और इसको वाटर शेड भी बोला जाता है। तीनों वर्ड जो है वो एक ही है। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन दोनों नदियों के बीच का जो ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम बी और स्ट्रीम ए, इनको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, कि अब ये बीच का जो एरिया है ये मतलब हाई होगा क्योंकि ये क्रेस्ट है, तो इससे क्या है कि ए वाली नदी इस तरफ को बह रही है, बी वाली नदी इस तरफ को बह रही है। ठीक है, आप समझ गए किस तरीके से ये डिवाइड का काम कर रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक हाई रीजन है। ठीक है ना, यहां पर ये दिखा रखा है कि ये हाई रीजन है। ठीक है, आई होप कि आप ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं, वाटर डिवाइड, वाटर शेड हम जिसको कह सकते हैं, या फिर जो हमारा कैचमेंट एरिया है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं बुक की तरफ और वहां पर अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, द इनिशियल स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड द कंसिक्वेंट स्ट्रीम। अब यहां पर आपको ये वर्ड जो है समझने हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया है कंसिक्वेंट स्ट्रीम। कंसिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब यह है कि ऐसी इनिशियल स्ट्रीम, ठीक है, जो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द स्लोप। मैंने आपको जैसे ही बताया कि जहां पर भी स्लोप होगा वहां से क्या होगा, नदी बहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो इनिशियल स्ट्रीम होगी जो स्लोप की वजह से बह रही है, जो स्लोप की वजह से फ्लो कर रही है, उसको बोला जाएगा कंसिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक, as the consequent stream veers down the surface by deepening its channel downwards, it is joined by several tributaries either obliquely or at right angles depending on the alignment and the degree of resistance of the rocks. ठीक है, अब ये consequent streams जो initial stream है, जो slope की वजह से बह रही है, उसमें क्या होगा कि वो धीमे धीमे
क्या करेगी, जो उसका सरफेस है, ठीक है, उसके सरफेस को क्या करेगी, वियर डाउन करेगी, ठीक है, जो उसका कह सकते हैं आप रिवर बेड है उसको वो क्या करेगी, धीमे धीमे काटेगी, यानी कि उसको धीमे धीमे वियर डाउन करेगी, ठीक है। और उसमें क्या हो सकता है कि साथ साथ उसमें कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आके मिल सकती है, ठीक। ट्रिब्यूटरीज मतलब कुछ छोटी सहायक नदियां, जैसे कि यहां पर ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो मेन रिवर फ्लो कर रही है ये वाली, ये आपकी कंस्टिट्यूएंट स्ट्रीम है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से छोटी नदियां आके और मिल रही हैं, ठीक है, चाहे आप यहां से देख लें चाहे आप यहां से देख लें, दीज आर योर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब ये ट्रिब्यूटरीज जो है ये या तो किसी भी एंगल पर आके मिल सकती है जिसको बोला जाएगा ऑब्लिक, या फिर ये राइट एंगल्स में आके मिल सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। और वो डिपेंड किस पर करता है, अलाइनमेंट के ऊपर और डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक्स, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये ऑब्लिक किस केस में होती है, राइट एंगल्स किस केस में होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर रॉक्स, अगर मान लीजिए सॉफ्ट रॉक्स है तो उसके थ्रू पानी बह सकता है, ठीक है, अगर हार्ड रॉक्स है तो वो नहीं काट पाएगी, जो रिवर बह रही है, स्ट्रीम बह रही है, वो आपकी क्या करेगी कि हार्ड रॉक को तो नहीं काट पाएगी, वो सॉफ्ट रॉक्स को काट सकती है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कहीं पर हार्ड रॉक्स है तो वहां पर फिर उसका जो पैटर्न है, या आप कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो उसी पर डिपेंड करते हुए अगर वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती है तो फिर वो अलग तरीके से दिखाई देगी, अगर वो ऑब्लिकली ज्वाइन कर रही है तो फिर वो अलग तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, समझ गए आप। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे, अब हमें पता लगेगा कि कौन सा किस केस में बनता है। इफ द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ होमोजीनियस बेड्स ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस टू इरोजन, ठीक है, होमोजीनियस बेड्स का मतलब है कि सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स नहीं है, मतलब जैसे भी है हर जगह एक से रॉक्स है, ठीक। अब अगर वो रॉक्स एक से है तो उनकी इरोजन की तरफ को जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगी, ठीक है। तो द ट्रिब्यूटरीज विल जॉइन द मेन वैली ऑब्लिकली एज इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक। बेसिकली इस तरीके की जो स्ट्रीम्स हैं जो होमोजीनियस बेड से पास हो रही हैं, होमोजीनियस बेड्स का मतलब आप समझ गए कि सेम टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, यानी कि कहीं पर भी हार्ड रॉक या कहीं पर भी सॉफ्ट रॉक ऐसा नहीं है, हर तरीके के रॉक्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो उस तरीके की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन वैली को ऑब्लिकली ज्वाइन करेंगे, ऑब्लिकली का मैंने आपको मतलब बताया है, राइट एंगल के अलावा जो भी ज्वाइन करेगा वो ऑब्लिक है, ठीक। राइट एंगल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये अगर मेन स्ट्रीम है, इसमें अगर कोई रिवर ऐसे आके मिल रही है, कोई स्ट्रीम ऐसे इससे राइट एंगल पे, दिस विल बी नोन एज राइट एंगल, और अगर किसी और एंगल पर आके मिलती है तो दिस इज योर ऑब्लिक, ठीक है, समझ गए आप। तो इस तरीके की जो होमोजीनियस बेड से जो पास हो रही है, ठीक है, और होमोजीनियस बेड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स नहीं है, यानी कि रॉक्स सारे के सारे एक प्रकार के, और दूसरी बात यह है कि वो ऑब्लिकली ज्वाइन कर रही है, उनको बोला जाएगा इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो तरीके की आपकी स्ट्रीम्स बनी हुई है, ठीक है, ऑब्लिकली ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और ऑब्लिकली ज्वाइन कर रही है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये होमोजीनियस रॉक्स के उससे आ रही होंगी, ठीक है, होमोजीनियस रॉक्स होंगे यहां पर, तो जिस तरीके की ये स्ट्रीम्स बनेगी इनको बोला जाएगा इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक। चलिए दो वर्ड हम समझ गए हैं, कंसीक्वेंट स्ट्रीम्स क्या होती है, जो इनिशियल स्ट्रीम है जो स्लोप की वजह से फ्लो करती है, दैट इज कंसीक्वेंट स्ट्रीम, और इनसीक्वेंट स्ट्रीम वो है जो होमोजीनियस बेड्स ऑफ रॉक्स के थ्रू फ्लो करती है और ऑब्लिकली ज्वाइन करती है मेन रिवर को, ठीक। इसके बाद इससे जो पैटर्न बनेगा वो क्या है, द ड्रेनेज पैटर्न सो इवॉल्व्ड विल बी ट्री लाइक इन अपीयरेंस एंड इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज डेंड्राइटिक ड्रेनेज आफ्टर अ ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन मीनिंग ट्री, ठीक है, ये आप समझ गए। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको पेड़ दिख रहा है, मतलब मान लीजिए ये आपका जो है मेन ट्री है, ठीक है, ये मेन ट्री की ब्रांच है, ठीक है, जो मेन स्टेम होता है वो है, और इससे ये क्या निकल रही है, ये इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, आपको एक तरीके से ये पेड़ की ब्रांचेस सी दिख रही हैं, तो इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, दिस पैटर्न इज डिफाइंड एज डेंड्राइटिक पैटर्न, ठीक, डेंड्राइटिक पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे टाइप का यहां पर बताया गया है, ऑन द अदर हैंड इफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, अब दो प्रकार के रॉक आ गए, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। हमने ऊपर बात करी थी होमोजीनियस बेड है कि वहां पर हार्ड और सॉफ्ट कुछ नहीं है, जैसे भी है सारे के सारे रॉक्स एक टाइप के हैं, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है कि दो टाइप के रॉक आ गए, कुछ हार्ड रॉक्स हैं कुछ सॉफ्ट रॉक्स, ठीक। तो अब क्या होगा, द ट्रिब्यूटरीज टेंड टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर। अब वो सीधी सी बात है कि हार्ड रॉक को तो वो पानी नहीं काट पाएगा, ठीक है, अब जहां जहां पर भी उसको सॉफ्ट रॉक्स मिलता जाएगा वो उस रास्ते फ्लो करता जाएगा, ठीक। If the outcrops of the rocks occur at right angles to the main valleys, the tributaries will join it at right angles as subsequent streams, ठीक है, समझ गए इस बात को आप,
कि अगर मान लीजिए जो हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट रॉक्स हैं और हार्ड रॉक्स हैं, और अगर वो सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स का जो पैटर्न बना हुआ है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मेन जो वैली है, ये वाली अगर जो मेन रिवर है, ठीक है, ये वाली, इससे अगर ये इस तरीके से है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आके मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि राइट एंगल में आके जो है वो मिल रहा है, यानी कि जहां पर भी ये बीच बीच में व्हाइट सा दिखाया हुआ है ये पूरा का पूरा आपका सॉफ्ट रॉक है, ठीक, और जो भी आपको डार्क सा दिख रहा है दिस इज योर हार्ड रॉक, ठीक। अब सॉफ्ट रॉक से नदी बह रही है, मतलब जो ये जो छोटी वाली स्ट्रीम आ रही है ये बह रही है, तो ये इस तरीके से आके मिल जाएगी राइट डायरेक्शंस में, ठीक है, राइट एंगल्स में, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा सबसीक्वेंट स्ट्रीम। तो आपको तीसरा वर्ड पता लग गया, सबसीक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। सबसीक्वेंट स्ट्रीम का मतलब क्या है, इस तरीके की स्ट्रीम जो फ्लो कर रही है थ्रू द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है, और वो हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसको ज्वाइन करती है एज एट राइट एंगल्स, ठीक। तो ये बनेगी सबसीक्वेंट स्ट्रीम, और इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा, द ड्रेनेज पैटर्न सो डेवलप्ड विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, क्योंकि रेक्टेंगुलर मतलब आप राइट एंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल की तरफ देख सकते हैं, और इसी पैटर्न को बोला जाता है ट्रेलिस्ड ड्रेनेज या फिर ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। इसको आप अगर कहीं पे चेक करेंगे तो यू विल फाइंड दिस नेम एज अ ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न का मतलब क्या है कि जो राइट एंगल में बन रही है दैट इज योर ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। समझ गए, अभी तक आप दो पैटर्न की हम लोगों ने बात कर ली है, किस तरीके से हमारे दो पैटर्न बन रहे हैं। एक तो हमारा हो गया जो इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स के थ्रू ऑब्लिकली फ्लो कर रहा था, डेंड्राइटिक पैटर्न, और दूसरा पैटर्न है हमारा ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब अगला जो है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन, ठीक है। ह्यूमिड इरोजन मतलब ह्यूमिड आपको पता है वाटर से संबंधित है, ठीक है। ह्यूमिड इरोजन कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट्स ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू दैट ऑफ द रिवर्स, ठीक है, कि इसमें जो है रेन वाटर के इफेक्ट को भी हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि रिवर्स का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मास मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड विदर्ड मटेरियल्स ऑन हिल स्लोप्स डाउन टू वैलीज आर मेनली ड्यू टू lubricating action of water which allows a mass of materials to move down under gravity, ठीक है। मास मूवमेंट किस तरीके से होता है ये हमने बात पिछले चैप्टर में करी है, ठीक है, कि मास मूवमेंट कब होता है कि जो अर्थ है, अर्थ का मतलब यहां पर है बेसिकली जो अर्थ का मटेरियल है, यानी कि जो सॉइल वगैरह है वो, ठीक है, अर्थ है, और जो विदर्ड मटेरियल है वो हिल स्लोप्स के ऊपर कैसे फ्लो करती है, डाउन टू द वैली कैसे फ्लो करती है, जब उसको वाटर क्या प्रोवाइड करता है, एक लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, और वो फ्लो क्यों करती है, ड्यू टू ग्रेविटी। हमने यही बात समझी है कि इरोजन में, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में और मास मूवमेंट में क्या अंतर है। मास मूवमेंट में जो हमारा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस इज पर्टिकुलरली एक्यूट वेयर द स्लोप्स आर स्टीप, और जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप हो जाएगा, वहां पर इस तरीके का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक। द स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन अ हिल स्लोप इज कॉल्ड सॉइल क्रीप। तो ये मुझे आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है आई थिंक सारी चीजें, क्योंकि ये आप पिछले चैप्टर में पूरा का पूरा समझ चुके हैं कि सॉइल क्रीप क्या होता है, किस तरीके से लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है, ठीक है। अ मोर सडन मूवमेंट ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग इफेक्ट और रेन वाटर मे कॉज वाइड स्प्रेड लैंडस्लाइड्स। तो इससे वाइड स्प्रेड लैंडस्लाइड्स होता है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में बात करी कि लैंडस्लाइड क्या होता है। इन माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द रोड्स एंड रेलवेज tracks are cut through the steep sided valleys, landslides में obstruct railway lines, cut off road communications and even bury villages and people। ये मैंने बात करी थी कि जहां पर माउंटेनियस रीजन है वहां पर अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, भूस्खलन, कि ऊपर पहाड़ी से क्या हो रहा है कि जो मलबा वगैरह है वो पहाड़ी का हिस्सा टूट रहा है और वो मलबा नीचे आ रहा है। अब उसके नीचे जो भी चीज हो सकती है, चाहे वो रोड है, चाहे वो रेलवे ट्रैक है, चाहे वो गांव है, चाहे वो लोग हैं, कुछ भी है वो उसके अंदर दब सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैंने आपको बात करी थी कि ये बारिश के दिनों में जो है ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। तो आजकल आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आपको काफी ज्यादा इस तरीके के लैंडस्लाइड्स के मामले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं द प्रोसेसेस ऑफ रिवर एक्शन, ठीक है। अब हम रिवर के तौर पर आ रहे हैं क्योंकि रनिंग वाटर बेसिकली हमारा रिवर में ही दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो रिवर एक्शन की क्या क्या प्रोसेसेस है ये हम समझ लेते हैं। When a river flows, it carries with it eroded materials। ये बात तो पक्की है कि जो भी eroded मटीरियल है रिवर उसको अपने साथ क्या करेगी, कैरी करेगी। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैरी करने का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। These comprise the river's load and may be divided into 3 distinct types। रिवर्स लोड मतलब क्या है कि जो नदी अपने साथ कैरी कर रही है, ठीक, जो eroded मटीरियल है वो उसको बोला जाएगा रिवर लोड। और ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला है मटीरियल्स इन सॉल्यूशन, दूसरा है मटीरियल्स इन सस्पेंशन, और तीसरा है ट्रैक्शन लोड, ठीक। देखिए एक एक करके इनको समझते हैं। मटीरियल्स इन सॉल्यूशन क्या है, दीज आर मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन दी वाटर, ठीक है। अब हमें देखिए यहां पर सॉल्यूशन वर्ड से ही पता लग जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि पानी में आप चीनी घोल रहे हैं,
वो क्या है, शुगर इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। पानी में आप नमक घोल रहे हैं, क्या है, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज अगर डिसॉल्व्ड है, घुली हुई है, तो दैट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरीके के ही मिनरल्स हैं जो पानी में क्या है, डिसॉल्व्ड है, घुले हुए हैं, तो वो हो जाएगा मटेरियल्स इन सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा है सस्पेंशन, मटेरियल्स इन सस्पेंशन। सैंड, सिल्ट एंड मड आर कैरिड अलोंग सस्पेंडेड इन द वाटर एज द स्ट्रीम फ्लोस। अब यहां पर क्या है कि ये इसमें सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है क्या मतलब उसके साथ वो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो घुले हुए नहीं है। डिसॉल्व होना अलग चीज है। ठीक है, जैसे कि आप पानी में अगर एक ग्लास पानी आप लें, उसमें आप नमक डालें, और एक ही सेम आप दूसरा ग्लास पानी का लें, उसमें आप रेत डालें, सैंड डालें, ठीक है, और दोनों को आप एक चम्मच से घोलें, आप अंतर देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपने जिस ग्लास में आपने नमक डाला है वो घुल जाएगा, नमक डाला या चीनी डाला जो भी, उसको थोड़ा सा आप अगर स्टेयर करेंगे एक स्पून से तो वो घुल जाएगा। लेकिन दूसरे में अगर आप देखेंगे, अगर आप जो सैंड वाला जिसमें आपने रेत डाली है उसको अगर आप घोलेंगे तो आप देखेंगे कि रेत क्या होगी, आपका जितने देर तक वो मूवमेंट होता रहेगा पानी का उस ग्लास के अंदर, वो रेत उसके अंदर सस्पेंडेड रहेगी, और जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद जब वो पानी का मूवमेंट रुक जाएगा तो रेत आप देखेंगे नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपने जिस ग्लास में चीनी या नमक डाला है उसको आपने घोला और उसको आप अगर छोड़ भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सॉल्ट या जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे उसमें क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो यही आपको जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है कि सस्पेंशन क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहे तो घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो सस्पेंशन का मतलब क्या है कि वो पानी के साथ बह रहे हैं लेकिन वो उसमें घुले हुए नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा है ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड का मतलब क्या है कि दीज इंक्लूड्स कोर्सर मटेरियल्स जैसे कि पेबल्स, स्टोन, रॉक्स एंड बोल्डर्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड। अब ये ट्रैक्शन लोड का मतलब क्या है कि ये उसके साथ बह रहे हैं, ये रिवर बेड में जैसे पत्थर होते हैं या हमारे जो बड़े स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, वो उसके साथ उसके रिवर बेड के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक है, वो पानी के साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि पानी ने उनको थोड़ा सा फोर्स दिया, वो थोड़ा सा उसके साथ मतलब डिस्टर्ब हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और उसके बाद वो अलोंग द रिवर बेड क्या कर रहे हैं, रोल डाउन कर रहे हैं। दैट इज नोन एज योर ट्रैक्शन लोड। ठीक, आगे देखिए, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी स्क्वायर माइल ऑफ द अर्थ सरफेस more than 200 tons of solid material in suspension and more than 50 tons of material in solution are being carried off by running water every year। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड डेटा दिया गया है कि हर स्क्वायर माइल ऑफ द अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, एरिया की बात करें, स्क्वायर माइल मतलब 1 माइल बाय 1 माइल का अगर हम एरिया को लेकर चले तो 200 टन जो सॉलिड मटेरियल है वो सस्पेंशन से मूव होता है और 50 टन जो मटेरियल है वो सॉल्यूशन से मूव होता है एवरी ईयर। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है मिसिसिपी रिवर which drains an area almost half the size of the United States itself, removes more than 2 million tons of eroded material into the Gulf of Mexico daily। ठीक है, ये कितना ज्यादा मटेरियल जो है वो ले जा रही है कहां, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। Consequently, the river basins are being lowered। अब देखिए, अब यहां पर आपको बात समझनी है कि जब हमारा मटेरियल निकल रहा है, अब मटेरियल कहां से जा रहा है, जो रिवर बेड है वहीं से मटेरियल जा रहा है, तो मटेरियल अगर जा रहा है तो जो रिवर बेड है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर बेड लो होता चला जाएगा। ठीक है, रिवर बेड मतलब आप कह सकते हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, ठीक है, हालांकि ये बाद में हमारे डायग्राम काम आएगा लेकिन हम फिर भी इसको यहां पर समझते हैं कि मान लीजिए ये इस तरीके की सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर पानी बह रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको, मान लीजिए सरफेस के ऊपर ऐसे करके पानी बह रहा है। ठीक है, अब ये पानी जब बहता चला जाएगा तो जो इसका यहां का पोर्शन है, यहां के पोर्शन में क्या होगा, जो मटीरियल है वो कटेगा और धीमे धीमे ये रिवर जो पहले यहां ऊपर बह रही थी अभी ऐसे करके नीचे बहनी शुरू हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल कट जाएगा। सिमिलरली ये जो रिवर है इसका धीमे धीमे कोर्स जो है वो अंदर की तरफ को होता चला जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो रिवर का बेड है वो क्या हो रहा है, वो लोअर हो रहा है। ठीक है, समझ पाए इसको आप, इसका जो बेसिन है वो क्या हो रहा है, लोअर्ड हो रहा है। लोअर्ड हो रहा है मतलब वो नीचे बैठ रहा है। समझ गए आप इस चीज को कि जो रिवर बेड है वो क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। ठीक, एंड इन द केस ऑफ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द इरावदी, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज बीइंग लोवर्ड बाय अबाउट अ फुट इन एवरी 400 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि 400 साल में 1 फुट जो है वो नीचे आ जा रहा है उसका रिवर बेसिन। ठीक है, जो ड्रेनेज बेसिन है या जो आप कह सकते हैं रिवर का जो बेड है उसकी जो डेप्थ है वो नीचे की तरफ को कम हो रही है। वो क्यों हो रही है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, अब जब बाढ़ आती है ड्यूरिंग द फ्लड्स, द अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस स्वेप्ट अवे बाय रिवर्स इज वेरी मच ग्रेटर। ये हमें पता है कि जिस समय बाढ़ आती है उस समय जो अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस कैरी किया जा रहा है रिवर के द्वारा वो काफी ज्यादा है। ठीक है, वो मतलब नॉर्मल कंडीशन से काफी ज्यादा है। और हम उसको किस तरीके से
समझ सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ज्यादा हो रहा है? हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस समय बारिश का पानी स्पेसिफिकली फ्लड के तौर पर बहता है, ठीक है, जिसमें बाढ़ के तौर पर आता है, हम उसका कलर देख सकते हैं कि किस तरीके का होता है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा क्या होती है, मिट्टी वगैरह में दिखाई देती है। तो इस समय पता लगता है कि जो अमाउंट उसके साथ फ्लो कर रहा है रॉक डेब्रिस का वो काफी ज्यादा है, ठीक है। The ability of a river to move the various grades of materials depends greatly upon the volume of the water, the velocity of the water, and lastly the size, shape and weight of the load। ठीक है, कि जो ग्रेड ऑफ मटेरियल, जैसे कि अलग अलग मटेरियल है, कुछ कोर्सर मटेरियल होगा, कुछ सॉफ्ट मटेरियल होगा, वो कितना ज्यादा मूव करता है, ठीक है, वो कितना ज्यादा अमाउंट में मूव करता है, कितना दूरी तक वो मूव कर सकता है, वो डिपेंड करेगा 2-3 फैक्टर्स पे। क्या क्या है? एक तो यह है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा दूर तक फ्लो कर सकता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से फ्लो कर सकता है। और तीसरा चीज जो है साइज, शेप एंड वेट ऑफ द लोड, यानी कि अगर जो लोड है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं, अगर वो छोटे होंगे तो वो ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकते हैं, अगर वो बड़े होंगे तो वो थोड़ा सा फ्लो करने में मुश्किल होगी, ठीक है। ये चीज यहां पर समझाई गई है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इट इज सेड दैट by doubling the velocity of a river, its transporting power is increased by more than 10 times। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, यानी कि कोई नदी है जिस रेट से वो बह रही है, अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, मतलब हम तो नहीं कर सकते, हम नदी की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया जा रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है तो जो उसकी ट्रांसपोर्टिंग पावर है, कि वो जो अपने साथ चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड ह्यूज बोल्डर्स दैट आर स्ट्रैंडेड इन नॉर्मल टाइम्स बट मे बी मूव ड्यूरिंग सीजनल फ्लड्स। यानी कि जो इस तरीके के ह्यूज बोल्डर्स, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर है जो नॉर्मल टाइम्स में स्ट्रैंडेड रहते हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब है कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर से पानी जो थोड़ा बहुत है वो बह रहा है, नदियों में बह रहा है, वो अपनी जगह पर जो है टिके हुए, लेकिन वो भी जो है मूव कर सकते हैं फ्लड्स के दौरान। क्योंकि फ्लड्स के टाइम पर क्या होता है, वेलोसिटी तेज हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर तेज हो जा रही है तो हम बात यही समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग पावर 10 गुना बढ़ जा रही है। अगर वेलोसिटी जस्ट डबल हो रही है तो ट्रांसपोर्टिंग पावर 10 गुना बढ़ जा रही है, और 10 गुना ट्रांसपोर्टिंग पावर अगर बढ़ रही है तो उससे इस तरीके के जो बोल्डर्स वगैरह है जो नॉर्मल टाइम्स में स्ट्रैंडेड रहते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं, या वो भी जो है मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लड्स, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ रिवर्स इज दस इंटरमिटेंट, एक्टिंग विगरसली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड रिमेनिंग लेस एक्टिव एट अदर टाइम्स, ठीक है। जो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स का मूवमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत तेज हो जा रहा है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्लड्स वगैरह के दौरान, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि वो बाकी टाइम में जिस समय नॉर्मल कंडीशंस है वहां पर क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है। ये बात हम समझ गए। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा चीज, ठीक है। इन रिवर्स इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली। इरोजन का मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो विदर्ड मटेरियल है वो इरोड हो रहा है। इरोड का मतलब है कि वो डिन्यूट कर रहा है, ठीक। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि वो उसके साथ जा रहा है, ठीक है। कंप्राइजिंग द फॉलोइंग इंटरएक्टिंग प्रोसेसेस। अब ये कुछ प्रोसेसेस यहां पर दी गई हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, ठीक है। बहुत आसान है, हालांकि जल्दी से हम लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहला दिया गया है कोरेजन और एब्रेशन, ठीक है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट कोरोजन, ठीक है, ये कोरेजन है, यहां पर ए है बीच में, ठीक। कोरेजन या फिर एब्रेशन, इसका मतलब क्या है, दिस इज द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रिवर्स ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट द बैंक्स एंड बेड्स ऑफ अ रिवर। एक तरीके से जो हमारा ट्रैक्शन लोड है, ट्रैक्शन लोड हमने समझा था क्या है, जो हमारे छोटे स्टोन्स हैं या जो पेबल्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो बोल्डर्स हैं, जो यहां पर दिया गया है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये मैकेनिकल ग्राइंडिंग कर रहे हैं, एक तरीके से ग्राइंडिंग कर रहे हैं किसकी, रिवर ट्रैक्शन लोड की। किसके अगेंस्ट हो रही है, जो रिवर के बैंक्स है, यानी कि जो रिवर का तट है, जो साइड से जिसके बीच में रिवर बहती है वो बैंक कहलाता है। और बेड, बेड मतलब जो नीचे का पोर्शन है वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, द रॉक फ्रेगमेंट्स आर हर्ल्ड अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द रिवर एंड ऑल्सो रोल अगेंस्ट द बॉटम, अलोंग द बॉटम ऑफ द रिवर। कोरेजन टेक्स प्लेस इन 2 डिस्टिंक्ट वेज, ठीक है। 2 तरीके से कोरेजन हो रहा है। मतलब इसका मतलब आप समझिए क्या है, देखिए नीचे डायग्राम में दिया गया है कि पानी जो है, जो पानी के साथ साथ आपके इस तरीके के छोटे ट्रैक्शन लोड, यानी कि जो बोल्डर्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो पानी के साथ बह रहे हैं। अब वो 2 जगह टकराएंगे, ठीक है। बेसिकली टकराना है और कुछ नहीं है, 2 जगह टकराएंगे। एक तो जो रिवर है, जैसे मान लीजिए ये आपकी रिवर है, ठीक है। अगर यहां से पत्थर बह रहे हैं इसके साथ साथ, तो वो एक तो यहां पर टकरा रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी साइड में, ठीक है। तो टकराएंगे तो बेसिकली वो क्या करेंगे, यहां का कुछ मटेरियल जो है उसको रिमूव करेंगे, सीधी सी बात है। और रिमूव करेंगे तो ये बैंक जो है वो इधर की तरफ को खिसकता जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट दी लेटरल कोरेजन, ठीक है। दिस इज दी साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द वी शेप्ड वैली, ठीक है। यहां पर ये नीचे देखिए, नीचे यहां पर भी दिखाया गया है
यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो पानी के साथ साथ जो हमारे मटेरियल्स बह रहे होंगे वो इधर की तरफ का कटान करते चलेंगे, ठीक है, जिसको सीधी भाषा में बोला जाता है कटान करना। वो यहां का एरिया काटेंगे तो ये वाला रीजन जो है, ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि इस रीजन में इधर की तरफ को जाएगा, इस रीजन में चीजें जो है वो इधर की तरफ को जाएंगी, यानी कि जो वैली है ये कैसी होती चली जाएगी, वाइड होती चली जाएगी, चौड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। ये एक तो ये है लेटरल कोरेजन। दूसरा जो है दैट इज योर वर्टिकल कोरेजन। वर्टिकल कोरेजन का मतलब क्या है कि दिस इज द डाउनवर्ड एक्शन विच डीपेंस द रिवर चैनल। ये रिवर चैनल को गहरा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये पत्थर मूव कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो यहां पर जो नीचे सरफेस है, यहां पर जो नीचे सरफेस होगी ये उसको भी तो बेसिकली उससे भी तो ये मटेरियल को निकालेंगे, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां के भी मटेरियल को डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे क्या है कि इस रिवर चैनल की गहराई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई रिवर चैनल ओरिजिनल ऐसा था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां पर पहले इस तरीके से बोल्डर बह रहे होंगे, तो उन्होंने क्या करा कि यहां का जो मटेरियल है उसको काटा, ठीक है। फिर ये नीचे को आए, फिर इन्होंने यहां का मटेरियल काटा, फिर ये नीचे को आए तो फिर उन्होंने और मटेरियल काटा। तो ऐसे करते करते जो रिवर का बेड है वो क्या हो गया, ज्यादा डीप हो गया। दिस इज नोन एज वर्टिकल कोरेजन, ठीक है। बिल्कुल आप आई थिंक दोनों चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। एक है लिटरल कोरेजन जिससे हमारी जो वैली है वो चौड़ी हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो साइडवर्ड इरोजन है, यहां पर और यहां पर इरोजन हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी रिवर वैली, जो वी शेप्ड वैली है, उसका जो बॉटम का पोर्शन है, यानी कि जो रिवर बेड है, जो उसके कटान चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वर्टिकल कोरेजन है, और उसकी वजह से जो हमारा रिवर चैनल है वो क्या हो रहा है, डीप होता जा रहा है, ठीक। ये बात आप समझ गए, ठीक है। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, जो दूसरा हमारा प्रोसेस है दैट इज कोरोजन या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल और पार्टली सॉल्युबल रॉक्स with which the rivers comes into contact. For example, calcium carbonate in limestones is easily dissolved and removed in solution. ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको देखिए वर्ड से ही क्लियर है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इस तरीके के जो मटेरियल होंगे जो कि सॉल्युबल हो सकते हैं, जो पार्टली सॉल्युबल हो सकते हैं, उन पर ये केमिकल एक्शन है, ठीक है। और इस तरीके के मटेरियल जो सॉल्युबल या पार्टली सॉल्युबल है, जैसे कि हम बात करें लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो पानी के साथ घुल जाएगा तो वो उसके साथ फिर मूव कर सकता है, ठीक है। इसी में आगे हमारे को एक और दिया हुआ है दैट इज योर हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या है, दिस इज द मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ मटेरियल्स बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ, ठीक है। कैसे होगा, सम ऑफ द वाटर स्प्लैशेस अगेंस्ट द रिवर बैंक्स एंड सर्जेस इनटू क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस, ठीक है। क्या होगा कि कुछ जो पानी है वो रिवर बैंक्स जो होंगे, यानी कि जो नदी का तट होगा उस पर टकराएगा, और वहां पर कुछ क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस होंगे, यानी कि जो पत्थर में जो क्रैक्स वगैरह होंगी उसके अंदर पानी टकराएगा, ठीक है। और उससे क्या है कि जो रॉक्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी कि वो टूटेंगे। द वाटर ऑल्सो अंडरमाइंस द सॉफ्टर रॉक्स विद विच इट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, और जो सॉफ्टर रॉक्स होंगे उनको भी ये तोड़ेगा, और उसके साथ साथ जो उनके फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे जो लूज फ्रेगमेंट्स होंगे जो वहां से टूटेंगे उसके बैंक से, ये उसको अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। वो बैंक से भी टूट सकते हैं, बेड से भी टूट सकते हैं। बैंक और बेड दोनों आपको समझ जाना है, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक है तट, यानी कि जो साइड है, जो लेटरल इरोजन में कोरोजन में हमने देखी, दैट इज योर बैंक्स, यानी कि तट, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, ऐसे करके अगर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर यहां से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो जो ये वाली साइड होती है इसको बोला जाता है बैंक, और जो ये नीचे का पोर्शन होता है इसको बोला जाता है बेड, यानी कि रिवर बेड। तो इस तरीके से अगर हाइड्रोलिक एक्शन हो रहा है, यानी कि वो पानी जो है वो क्रैक्स और क्रेविसेस में घुस रहा है, वहां से फिर वो जो रॉक्स है उनको डिसइंटीग्रेट कर रहा है, स्मॉलर रॉक्स को अपने साथ वो लेके चल रहा है, तो दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है दैट इज एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है, दिस इज द वियर एंड टियर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्व्स व्हेन दे रोल एंड कोलाइड विद वन अनदर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, अब एक पत्थर तो साथ में जा नहीं रहा, मतलब बहुत सारे पत्थर जा रहे हैं साथ में, तो वो आपस में भी टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो उनका क्या होगा, वियर एंड टियर होगा, ठीक है। तो उससे क्या है, द कोर्सर बोल्डर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टोन्स, वो जो बड़े पत्थर होंगे वो छोटे पत्थरों में टूट जाएंगे, जो एंगुलर एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी, और वो राउंड होकर क्या बन जाएंगे, पेबल्स। द फाइनर मटेरियल्स आर कैरीड फर्दर डाउन स्ट्रीम टू बी डिपॉजिट, और फिर इस तरीके से जो ये छोटे छोटे मटेरियल्स फाइन होते चले जाएंगे, ये आगे जाके डाउन स्ट्रीम जहां पर होगी, यानी कि जहां पर मैंने आपको बताया कि स्लोप वगैरह जो है वो थोड़ा सा ग्रेडियंट कम हो जाएगा स्लोप का, वहां पर जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये भी आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं कि रिवर इरोजन और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी है। कोरेजन हो सकता है, या फिर सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर हाइड्रोलिक एक्शन हो सकता है, या फिर एट्रीजन हो सकता है, ठीक है।
आई थिंक कि यहां तक आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कैचमेंट एरिया के बारे में भी समझा क्या है, हमने वाटर डिवाइड के बारे में भी समझा क्या है, हमने स्ट्रीम्स के बारे में समझा कि कंसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, इनसीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी समझा कि जो हमारे प्रोसेसेस ऑफ रिवर एक्शन है, जैसे कि सॉल्यूशन से हो सकता है या फिर हमारा सस्पेंशन से हो सकता है, ट्रैक्शन लोड से हो सकता है। उसके बाद अब हम आगे का जो पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग रिवर का कोर्स समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिवर जो है किस तरीके से जो अपना यूथ स्टेज से, यानी कि जो हमारा ऊपर का एरिया है, यानी कि जहां से रिवर जनरली ओरिजिनेट होती है, वहां का समझेंगे। उसके बाद हम उसका जो मिडिल कोर्स है, यानी कि जो मैच्योरिटी का रीजन होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम जो उसका लोअर कोर्स होता है, यानी कि ओल्ड स्टेज होती है, वहां पर समझेंगे। और वहां पर हम देखते चलेंगे कि किस स्टेज में जो रिवर है उसमें स्पीड कैसी होती है, किस किस तरीके के वो लैंडफॉर्म्स बनाती है। इसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके आप लोग कंटेंट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, इसके साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवीजन कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। अगर कोर्स परचेस करते समय आप कोई टेक्निकल क्वेरी अगर फेस करते हैं तो उसके लिए आपके साथ में नंबर शेयर कर रहा हूं, दैट इज 9498086380, ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप अपनी कोई भी टेक्निकल क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा लिंक्डइन चैनल और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।